अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, ये मेरा न्यू चैनल है और आज हम आपके लिए बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही रूड हीरो बेस नॉवल लेकर आए हैं। आई होप आपको ये नावल पसंद आएगा। तो चलिए नॉवल स्टार्ट करते हैं। कहकों का तूफान उठा। वो जो नज़रें खिड़की पर जमाए मुगन सा बैठा था, डिस्टर्ब हुआ और नागवार नज़रों से चंद फरलांग के फासले पर बैठे उस 6-7 लड़कियों के ग्रुप की तरफ देखा, जो पब्लिक पैलेस की परवाह किए बगैर जिन्नाती कहके बखेरने में मसरूफ़ था। लेकिन ये क्या? नागवार नज़र साख्त हो चुकी थी। वो कोई टीन एजर या नज़रबाज ना था, बल्कि 30 से 32 के दरमियान उम्र का एक भरपूर मर्द था और टिकटिकी बांधे उसी तरफ देखने में गुम था कि वेटर की आवाज़ आई। एक्सक्यूज़ मी सर, योर ऑर्डर। कुणाल लाशारी चौंक कर सीधा हुआ। वेटर ने ऑर्डर सर्व किया। एनीथिंग मोर सर? प्रोफेशनल मुस्कुराहट से पूछा। नो थैंक्स, कुणाल ने कहा। ओके सर। वेटर मुस्कुराता हुआ चला गया। कुणाल ने अपनी प्लेट में फ्राइड राइस और मंचूरियन निकाला और चम्मच मुंह में रखा, मगर नवाला फंस रहा था। वो इस्लामाबाद से 1.5 घंटे की ड्राइव पर वहाँ से भोरबन अपने फेवरेट रेस्टोरेंट आया था, जहाँ वो हर वीकेंड पर आता था, मगर इस बार कुछ अपसेट हो चुका था। वो उठने के पर तोल ही रहा था कि दूसरी तरफ मौजूद सारा अंसारी की नज़र उस हैंडसम पर पड़ चुकी थी। वाओ, व्हाट अ हैंडसम गाय! उसने साथ बैठी इरम को मतवज्जा किया। इरम की नज़र उठी। अमेजिंग यार, कितना डैशिंग है ये कमीना! किधर, कहाँ, कौन? बाकी सब बेचैन हुई, सिवाय एक वजूद के जो खिड़की के बाहर पहाड़ों को देखने में गुम था। तुम सबकी बैग पर, सारा ने इतला दी। वो चारों एक साथ पीछे मुड़ी। वाओ, हाय, ओह जैसी आवाज़ें बुलंद हुई। वाकई यार, क्या चीज़ है! बिल्कुल अपालो। सना ने राय दी। पता नहीं किन लड़कियों को मिलते हैं ऐसे मर्द। हमना की हसरत और जेलसी अरूज पर थी। कुनान को पता चल चुका था कि वो इसी की तरफ मतवज्जा है। इससे पहले के सातवां वजूद भी मतवज्जा होता, वो लंबे लंबे डग भरता एग्जैक्ट की तरफ बढ़ा। अरे दुरिया, सारा ने उसे झंझोड़ा ताकि वो भी इस हैंडसम बंदे का को देखने का शर्फ हासिल कर ले। मगर जब तक दुरिया मुराकबे से बाहर आई, वो जा चुका था। क्या यार दुरिया, इतना अच्छा सीन मिस कर दिया। क्या डैशिंग बंदा था यार, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया देखकर। सारा ने खुश होकर कहा। कौन, कहाँ? दुरिया हयात साहबा मुकम्मल होश में आई। जब तुम चीला काटने में बिजी थी, रुमैसा बोली। हाँ यार दुरिया, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? शेयर करो ना, मैं देख रही हूँ तुम इंजॉय कम कर रही हो और गुमसुम ज़्यादा हो। सारा ने कहा। शेयर करो डियर, हम किस मर्ज़ की दुआ है। हमना ने भी हिस्सा लिया। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, दुरिया जल्दी से बोली। तो फिर पहाड़ों पर चढ़ती चूंटियां गिन रही थी। सना चिड़ी। कहा ना कोई इशू नहीं है, दुरिया ने सबकी सवालिया नज़रों पर फिर से कहा। दुरिया इनको अपने पीछे नहीं पड़वाना चाहती थी, इसलिए झूठ बोला। वो सब इंसान की शक्ल में चुड़ैले थी। ये दुरिया की ज़ाती राय थी, जो खुद तक ही महदूद थी, वरना वो सब वाकई खूनी चुड़ैले साबित हो सकती थी। ये सब लड़कियां लाहौर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स थीं, जो एक वीक पर यूनिट ट्रिप के साथ मरी और इसके मुल्हका इलाकों की सैर की गर्ज से वहाँ मौजूद थीं। वो सब पिछले 3 साल से साथ थी, इसीलिए उनमें काफ़ी बेतकल्फ़ी हो चुकी थी। वो कांपते हाथों से स्टीयरिंग संभाल रहा था, जो कि उसके लिए मुश्किल हो रहा था। एक अजीब से कुर्ब से दो चार लग रहा था वो। कुनान वापस इस्लामाबाद जा रहा था और इस वक्त वन वे रोड पर ड्राइव कर रहा था। गाड़ी इधर उधर लड़क रही थी। वो बार बार आंखों के सामने आती धुंध को साफ करता। उसके कानों में रोती हुई नस्वानी आवाज़ में चंद अल्फाज गर्दिश कर रहे थे। आप आप कातिल हैं। आपने मारा है मेरी बहन को। मैं नफ़रत करती हूँ आपसे। नफ़रत? सुना आपने? आप इंसान नहीं, वहशी हैं। आपने मुझसे मेरी माँ जैसी बहन छीन ली। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको, कभी भी नहीं। ये अल्फाज उसे बाहर से गुजरती गाड़ियों के हारन भी सुनने नहीं दे रहे थे। इससे पहले कि एक्सीडेंट होता, कुनान का डैशबोर्ड पर पड़ा सेल फोन बजा, जो उसे होश की दुनिया में खींच लाया।
जल्दी से ब्रेक पर पाँव रखा, गाड़ी चिड़र की आवाज़ के साथ रुकी। उसने सेल उठाया और नाम देखकर कट कर दिया। अब वो स्टीयरिंग पर सर रखे लंबे लंबे सांस ले रहा था। दफातन गाड़ी का शीशा उंगली की मदद से नॉक हुआ। कुनान ने शीशा नीचे किया और सवालिया नज़रों से सामने मौजूद अजनबी आदमी को देखा। आर यू ओके मिस्टर? होश में है जो इस तरह गाड़ी चला रहे हैं, वो भी वन वे रोड पर? क्या ड्रिंक कर रखी है? उस अजनबी ने कुनान की हालत और गहरी लाल आंखों पर चोट की। कुनान ने गुस्से से घूरी दी और बिना जवाब दिए शीशा ऊंचा करके गाड़ी स्टार्ट की और ये जा वो जा। पीछे रह जाने वाले अजनबी ने इस अंदाज में कंधे उचकाए जैसे कह रहा हो, मेरी तरफ से मरो। दुरिया दुरिया, सारा ने उसे हिलाया जो फिर से मुराकबे में थी। हूँ, क्या हुआ? वो चौंकी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं नोट कर चुकी हूँ, तुम यूं ही बैठे बैठे खो जाती हो, इसलिए झूठ मत बोलना। और जो भी इशू है शेयर करो, समझी? सारा ने धमकी अमेज अंदाज में पूछा। कोई इशू नहीं है, होता तो ज़रूर शेयर करती, तुम्हारा वहम है बस। मैं ठीक हूँ, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, मगर कुछ तो है। वो मशकूक हुई। मुझे बाबा की याद आ रही थी बस, और कुछ भी नहीं। वो अफसुर्दा हुई। सारा उसके पास आकर बैठी। तुम अफसुर्दा मत हो दुरिया, हम सबको एक ना एक दिन जाना है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। सारा ने दुरिया का हाथ पकड़कर अपने साथ का यकीन दिलाया। मैं जानती हूँ बस। पहले मारिया चली गई और फिर बाबा भी। मैं बिल्कुल तन्हा हो चुकी हूँ सारा, पता नहीं मैं क्यों जिंदा हूँ अकेली। दुरिया रोने लगी। कम ऑन दुरिया, देखो इस तरह करोगी तो मैं भी रो दूंगा, प्लीज दुरिया चुप हो जाओ। सारा ने उसके आंसू पूछे। तुम्हारी स्टेप मदर तुम्हारे साथ ही रहती है ना दुरिया? चंद मिनट बाद सारा ने पूछा। हाँ, मगर मेरी उनसे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ना बाबा के होते थी और ना ही अब है। वैसे भी वो एक बिजनेस वूमेन है, बाहर ज़्यादा और घर पर कम होती हैं। उनका होना ना होना बराबर है। दुरिया ने तफसीली जवाब दिया। अच्छा, तुम अपना मूड ठीक करो और चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। सारा ने उसके मूड को ठीक करने के लिए अपने साथ बाहर घसीटा। डैशबोर्ड पर पड़ा मोबाइल एक बार फिर से बजा। व्हाट द हेल विद दिस यार, वो गुस्से से चलाया और नंबर देखकर ओके किया। क्या तकलीफ है तुझे? जब मैं कॉल पिक नहीं कर रहा तो इसका मतलब बिजी हूँ। फिर क्यों मिर्चें लड़ रही है तुझे? कुनान ने अपना गुस्सा उस बेचारे पर अंडेला। ओ यार बात सुन, मुझे कोई बात नहीं सुननी। ड्राइव कर रहा हूँ, घर जाकर कॉल बैक करता हूँ, बाय। दूसरी तरफ से ओए ओए सुनी यार की आवाज़ आती रह गई। क्या चीज़ है ये कमीना? अरहम ने फ़ोन को घूरा जैसे वो कुनान हो। दुरिया अपने रूम में बैठी असाइनमेंट बना रही थी। 2 दिन पहले ही उनका ट्रिप वापस आया था। धाड़ से दरवाज़ा खुला। दुरिया ने दरवाजे की जानब देखा और आजिर को देखकर दुपट्टा सेट करती जल्दी से खड़ी हुई। तुम? क्यों, किसी और का इंतज़ार था क्या? बेबाकी से मुस्कुरा कर कहा गया। शट अप यू, वो चिल्लाई। यू शट अप, वो इससे भी ऊंची आवाज़ में बोला। क्यों आए हो मेरे रूम में? निकलो यहाँ से। दुरिया गुस्से से बोली। ओह कम ऑन डियर बुलबुल, तुम्हें भी गुस्सा आता है? हाउ अमेजिंग ना। आज़र टांग पे टांग चढ़ाकर फैलते हुए सोफे पर बैठा। मैंने कहा निकलो यहाँ से, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? दुरिया का बस नहीं चल रहा था कि उसे उठाकर बाहर फेंक दे। बस बस मेरी जान, हौसला। उसने मजाक उड़ाया। मैं अभी आवाज़ें देकर सब मुलाजमों को बुला लूँगी। अच्छा, वो इस्तज़ाइया हंसा। जाने मन, ये जो मुलाजिम तबका होता है ना, ये पैसों का पुजारी है, इसलिए ये भी कर देखो। वो बेबाक नज़रों से देखता हुआ बोला। तुम जाओ यहाँ से आज़र, तुम जिस मकसद से आते हो मैं मर कर भी वो पूरा नहीं होने दूंगी, सुना तुमने? दुरिया ने उंगली उठाकर वार्निंग दी। वाह बई वाह, मान गए। मेरी बुलबुल तो चहकने भी लगी, आंख मारी गई। दुरिया ने नजरें हटाई इस भेड़िए से। डर लग रहा है स्वीटी? वो उठकर इसकी जानी बढ़ा। आजर को उसे डराने में मजा आता था। देखो आगे मत आओ, वरना वरना मैं ये गुलदान तुम्हारे सर पर तोड़ूंगी। दुरिया ने पास पड़े गुलदान पर गिरफ्त कि डरो मत जान, मैं तुम्हें खुद से डरते नहीं देख सकता। आज़र ने डरने वाली एक्टिंग की और मुंह फाड़ कर हंसने लगा। तुम तुम किस कदर घटिया हो। तुम्हारी माँ। बस, आगे एक लफ्ज़ नहीं, मैं तुम्हें ढील दे रहा हूँ, तुम सर पे आ रही हो। 2 दिन, बस 2 दिन। तीसरी रात अगर तुमने कमरे का लॉक लगाया तो फिर
وہ مکروا مسکراہٹ ہنسا اور آنکھ مارتا دھمکی دیتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے دھریا اپنی بے بسی پر روتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیسے اس شیطان سے چھٹکارا حاصل کرے۔ وہ 2 دن سے مسلسل اسے سوچے جا رہا تھا، جتنا خود سے عہد باندھتا کہ اب نہیں، اتنا ہی زیادہ وہ سوچوں میں دھر آتی۔ اب بھی فائل سائٹ پر رکھے آفس میں بیٹھا اس دشمن جا کو ہی یاد کر رہا تھا، جو اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی اسے اس حد تک چاہتا ہے کہ پچھلے 4 سال سے گھر والوں سے دور خفا بیٹھا ہے۔ کاش کاش تم جان لیتی، کاش میں تم سے اظہار محبت کر دیتا، تو کم از کم آج یوں اس طرح تیری یادیں کمال کرتی ہے، میرا جینا محال کرتی ہے۔ موبائل بجا۔ کنان نے حواس میں آتے ہوئے موبائل اٹھایا، نمبر دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کال اوکے کی۔ ابے ڈیش کدھر ہے تو؟ کہا تھا کال بیک کروں گا۔ میں پچھلے 2 دن سے تیری اس بیک کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ ارحم نے ایک ہی سانس میں بات مکمل کی۔ بول، کیا مسئلہ ہے؟ روب سے جواب آیا۔ ارحم نے سیل کان سے ہٹا کر دیکھا اور حیران ہوتے ہوئے پھر کان کو لگایا۔ اس دیر کنان لشاری؟ وہ بولا۔ کنان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تھینک گاڈ، میں سمجھا تیرا سیل چھین گیا شاید، جو ایسی خوفناک آواز آئی اندر سے۔ ارحم مسکرایا۔ اچھا بتا، کیوں میری یاد ستا رہی ہے؟ فرینڈ، کنان کا موڈ فریش ہوا۔ آج رات ڈنر پر مل رہے ہیں تینوں، وہ بیوی کا غلام بھی آ رہا ہے۔ ارحم نے ولید کا ذکر کیا، جو ان کا تیسرا ممبر تھا۔ اوکے، آ جاؤں گا، مگر کہاں؟ گھر؟ نیور، تم دونوں اس قابل ہرگز نہیں ہو کہ میں گھر بلا سکوں، اس لیے باہر ہی۔ اس نے کنان کو لتاڑا اور جگہ بتا کر فون بند کر دیا۔ کنان مسکراتا ہوا واپس فائل میں مصروف ہو گیا۔ کنان لاشاری فیملی کا تیسرا سپوت تھا۔ کمال لاشاری کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ وہ ایبٹ آباد کے رہائشی تھے، بڑی جائیداد کے اکلوتے وارث، بڑے سے لیڈر بزنس کے مالک، مگر اب 2 بڑے بیٹے کاشان اور حسان بھی ان کے ساتھ اس کا کاروبار چلانے میں شامل تھے، جبکہ تیسرا بیٹا کنان لاشاری گھریلو تنازع کی وجہ سے پچھلے 4 سال سے گھر واپس نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت اسلام آباد میں شو روم کھولا تھا، جس کا وہ اکیلا مالک تھا۔ گھر والوں سے دور خوش تو نہ تھا، پر ضد تھی کہ جب تک بھی جان نہیں بلائیں گی، جب تک وہ اعتراض نہیں کریں گی کہ اس کے ساتھ غلط کر چکی ہیں، واپس نہیں جائے گا۔ دونوں بھائیوں سے ٹیلی فونک تک رابطہ تھا، جس کے ذریعے وہ گھر کے حالات سے باخبر تھا۔ دوسری طرف بی جان بھی ایک ضدی خاتون تھی۔ وہ پٹھان فیملی سے بلانگ کرتی تھی، اس لیے روب اور دبدبہ بھی پٹھانوں جیسا ہی تھا۔ دل میں جانتی تھی کہ بیٹے کے ساتھ غلط کر چکے ہیں، مگر ہار ماننا ان کی شان کے خلاف تھا۔ سب ان کے روب سے دبتے تھے، اس لیے خاموش تھے اس معاملے میں۔ دوریا نے بہت سوچ بچار کے بعد نگین سٹیپ مدر سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ آخر انہی کا آوارہ بیٹا تھا آذر۔ آذر نگین کی پہلی شادی کی اولاد تھا۔ اس کا پہلا شوہر مر چکا تھا اور 15 سال پہلے انہوں نے محسن حیا سے دوسری شادی کی تھی۔ اس وقت آذر 14 سال کا تھا، جبکہ دوریا 10 اور ماریا 13 سال کی تھی۔ محسن حیات کی پہلی بیوی دوریا اور ماریا کی مدر بلڈ کینسر سے انتقال کر چکی تھی۔ ان کے بیٹوں اور بزنس کو سنبھالنا مشکل تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے سیکرٹری نگین سے شادی کر لی، مگر نگین اچھی بزنس وومن تو ثابت ہوئی، مگر ان کی بیٹیوں کی ماں نہ بن سکی، اور اب وہ حیات انڈسٹریز کو تنہا چلا رہی تھی اور کامیاب بھی تھی۔ دوریا کو آج بہت مشکل سے وہ میسر آئی تھی، اسی لیے آج وہ ہر حال میں بات کرنا چاہتی تھی۔ اسی مقصد کو پورا کرنے وہ ان کے روم کے باہر تھی۔ دوریا نے نوک کیا۔ یس، مصروف سی آواز آئی۔ دوریا اندر داخل ہوئی۔ وہ قیمتی ساڑی پہنے کہیں جانے کو تیار ہو رہی تھی۔ دوریا کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ دوریا کبھی ان کے روم میں جو نہیں آئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ دوریا نے 2 ٹوک بات کرنے کا سوچا۔ ہاں کرو، وہ نیکلس پہنتے بولی۔ وہ آذر۔ دروازہ کھلا اور شیطان اندر آیا۔ دوریا اچھل کر پیچھے ہوئی۔ ہائے مام۔ ماں کے گلے لگ کر مصنوعی پیار جاڑا۔ ہائے ڈیئر سن، ہاؤ آر یو؟ وہ بھی مسکرا کر بولی۔ کہیں جا رہی ہیں کیا؟
हाँ मिसिस इफ्तिखार के यहाँ डिनर पार्टी है, वहीं तुम भी चलो, अच्छा रहेगा। नो मॉम, आप जाएं, मेरा दिल नहीं। उसने दुरिया को गहरी नज़रों से देख कर कहा। दुरिया जल्दी से बाहर की जाना बढ़ी। इस बेचारी की बात बीच में ही रह गई। ओह दुरिया, तुम कोई बात करने आई थी ना? नगीन ने उसे जाते देखकर कहा। नहीं, आप जाए, मैं फिर कर लूँगी। दुरिया अगर जानती कि ये फिर अब आएगा ही नहीं तो हरगिज़ आज ऐसे ही ना उनके आती उनके रूम से। वो तीनों इस वक्त डिनर के लिए इकट्ठे थे। ओए वली के बच्चे, तुझे भाभी ने कैसे आने दिया? अरहम ने छेड़ा। क्या तू वली के बच्चे कहता रहता है? अबे भाई, मेरा कोई बच्चा नहीं। वलीद चिढ़ा, क्योंकि अरहम हमेशा उसे वली के बच्चे कहकर मुखातिब करता था। कम ऑन यार, बीवी आ गई है, बच्चे भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। अरहम ने आंख दबाई। वलीद झीप कर मुस्कुरा दिया। ओ कुनान, देख यार, ये वली का बच्चा लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। हा हा हा, अरहम का कहका बुलंद हुआ। कुनान मुस्कुराया, जबकि वलीद ने अरहम को कस के मुक्का जड़ा। अबे जान लेगा क्या? अरहम ने गुस्से से घूर कर बाजू से हिलाते गुस्सा पसा डायलॉग मारा। इतनी जल्दी मरने वाला नहीं तू खबीस, वलीद ने अफसोस से कहा। मरे मेरे दुश्मन, अरहम दहल कर बोला। कुनान, क्या हुआ, बड़ा चुपचाप है यार? वलीद ने उसकी खामोशी नोट की। मजनू बनने का दौड़ा पड़ा है फिर से, अरहम ने नमक पाशी की। कुनान ने अरहम को घूरा। तुम लोगों को सुन रहा हूँ। और क्या करूँ? कुनान ने क्या करूँ पर जोर दिया। बिल्लो ठुमका लगा बिल्लो, जरा नच के वखा बिल्लो। अरहम टेबल बजाकर कुनान को क्या करूँ का जवाब दे रहा। ये खबीस है पूरा। वलीद ने दांत किचकिचाए। एग्जैक्टली, मैं भी गलती से इसकी इनविटेशन पर आ गया। कुनान ने तायद की। हदे अदब गुस्ताख कमीनों, आज जो ठूसने आए हो उसका बिल मैं ही भरने वाला हूँ, इसलिए गद्दारी करने वालों को। वलीद ने उसके मुंह पर हाथ रखा। इनफ अरहम, लोग देख रहे हैं, वलीद ने गुस्से से घूर कर कहा। करीबी टेबल पर मौजूद लोग वाकई अरहम की हरकतों को इंजॉय कर रहे थे। अरहम ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और शराफत से ओ के कहा। हाथ हटा यार, वो बंद मुंह से बमुश्किल बोला। वलीद ने हाथ हटाए। अरहम तमीज के जामे में आ चुका था। इधर उधर की बातों के दरमियान डिनर किया गया। दुरिया ने हमेशा की तरह लॉक सोने से पहले चेक किया और इत्मीनान करके बेड पर आई। दुपट्टा उतार कर सरहाने रखा, कंबल ओढ़कर मुख्तलिफ आयात पढ़कर खुद पर फूंकी। वो लैंप ऑफ करके आंखें बंद कर ली। कब नींद की वादियों में उतरी पता ही ना चला। मैं 2 दिन के लिए लाहौर जा रहा हूँ, इसलिए चेक रखना, अगर कोई इशू हो तो इन्फॉर्म कर देना। ओके, कुन्नान ने अपने मैनेजर फराज से कहा। जी सर, वो मुअद्दब हुआ। ठीक है, ये कुछ गाड़ियों के न्यू मॉडल्स हैं, मैंने कुछ पर निशान लगाए हैं, तुम भी देख लो एक दफ़ा, फिर फाइनल करते हैं। ओके सर। फराज फाइल लेकर चला गया। कुनान अपनी चीज़ों को समेटने लगा। ना जाने रात का कौन सा पहर था जब आहिस्तगी से दुरिया के रूम का दरवाज़ा खुला और कोई एहतियात से कदम उठाता बेड तक आया। अब वो दुरिया पर झुक रहा था। दुरिया को खुद पर किसी गिरफ्त का एहसास हुआ। उसने करवट लेना चाही मगर नाकाम रही। दुरिया ने जल्दी से मुंह पर से कंबल हटाया। खुद पर किसी को झुके पाया उसकी चीख बेसाख्ता थी। आज़र ने उसके मुंह पर हाथ रखकर चीख का गला घोंटा। दुरिया ने आज़र को खुद पर झुके पाया उसकी चीख बेसाख्ता थी। आज़र ने मुंह पर हाथ रखकर चीख का गला घोंटा। कम ऑन बेबी, मैं हूँ आज़र। दुरिया मुसलसल मुज़ाहमत करके खुद को छुड़वा रही थी मगर गिरफ्त मजबूत थी। हटो, हटो आज़र, वो अटक रही थी। आज़र ने मुंह पर हाथ उठाए। बोलो जाने मन, क्या कहना है? वैसे आज की रात तो सिर्फ जज्बात को बोलने देते हैं, बातें तो फिर भी। दुरिया ने उसकी बात करने का फ़ायदा उठाकर उसके बाजू पर दांत गाड़े जो दुरिया के गिर्द कर रखा था। आज़र इस वार के लिए तैयार न था, इसलिए पीछे को हुआ। दुरिया ने फुल जोर लगाकर धक्का दिया और साथ ही साइड लैम्प मारा जो आज़र के नाक और आंखों पर लगा। वो मुंह पर हाथ रखे रखे पीछे हटा।
दुरिया जल्दी से बेड से उतरी, इससे पहले कि आज़र संभलता दुरिया ने गुलदान इस पर फेंका जो बिल्कुल ठीक निशाने पर लगा। वो भागती हुई रूम से निकली। उसका रुख नगीन के कमरे की तरफ था। आज़र एक हाथ नाक और दूसरा सर के पीछे रखे खड़ा था जहाँ से खून निकल रहा था। बहुत ज़ोर से बजा था गुलदान। वो खुद को संभालता लड़खड़ाता दुरिया के पीछे आया। दुरिया ने दरवाज़ा खुलवाया और अंदर बढ़ी, मगर कमरा खाली था। शायद नगीन अभी तक पार्टी से वापस नहीं आई थी। वो उल्टे कदमों वापस आई कि आज़र को सीढ़ियाँ उतरते देखा। वो जल्दी से बाहर लॉन की जानब भागी। वो चिल्ला नहीं रही थी क्योंकि जानती थी आज़र मुलाजमों को खरीद चुका है। इसलिए चिल्लाकर वो अपने लिए नई मुसीबत खड़े करना नहीं चाहती थी। गेट पर बड़ा सा ताला पड़ा था। क्या करूं, क्या करूं? दुरिया, बुलबुल, रुको, मैं आ रहा हूँ। आज़र लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। दुरिया, हरी अब, जल्दी करो दुरिया। वो खुद को हिम्मत दे रही थी। हाँ, यस, यही, वो कहते हुए घर की पिछली जानब भागी जहाँ से दीवार फांगने का सोचा था उसने। थोड़ी बहुत कोशिश के बाद बिला आखिर वो दीवार फांगने में कामयाब हो चुकी थी। दुरिया सिमत का तयन किए बगैर भाग रही थी। उसके पास ना तो दुपट्टा था और ना ही पैरों में चप्पल। वो अंधाधुंध भाग रही थी कि अचानक एक मोड़ पर पत्थर से टकराई और सामने से आती गाड़ी की हेडलाइट्स ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया। वो धड़ाम से नीचे गिरी। पास पड़ा दूसरा पत्थर उसके सर की बैक पर लगा। गाड़ी में मौजूद शख्स जल्दी से बाहर आया। वो दुरिया पर झुका और साख्त रह गया। दुरिया ने होश खोने से पहले एक शख्स को खुद पर झुके देखा और जो आखिरी ख्याल उसके जहन में आया वो यही था, एक दुश्मन से बचकर दूसरे दुश्मन के पास। वो बेहोश हो चुकी थी।